الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 17th module of diabetes course. Today we are going to start the disease of the eyes in diabetes. First of all, I request the panel of experts to have a seat on the stage. Dr. Muhammad Abid Javed, he is consultant eye surgeon, SECO and the secretary. Harvard Medical University, Lahore. Speaker today is Dr. Nasir Chaudhary. He has fellowship in Vitrio Retina from Pakistan and Switzerland. He has got Qaid-e-Azam gold medal in complementary eye service. Presently head of department eye unit 2, King Edward Medical University. Bismillahirrahmanirrahim. This is indeed great pleasure to be here with all of you, and I would like to extend my deep gratitude to Power Banks of Family Con, Tariq Mian Saab, my elder brother, Tahir Chaudhary Saab, Saeed Saab, Naveed Bhatti Saab, or Madam Naheed, and prestigious gathering from different parts of country. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाद इस टॉपिक पे बात करने से पहले आगाज़ करूँगा एक व्हाट्सएप मैसेज पे। रास्ते में आते हुए जिस तरह तलावत हो रही थी, बड़ा अच्छा मैसेज मुझे मसूल हुआ, तो मैंने कहा लेक्चर से पहले आपसे शेयर कर लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत अली उस्मान अजवेरी अलमरूफ दाता साहब का उर्स नेक्स्ट वीक में है, और उनका फरमान है कि अत-तसव्वुफ़ हुस्नुल खुल्क़, जो तसव्वुफ है वो उसमें अखलाक है। और ये दिस इज राइट फ्रॉम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जैसे कि इन्ना का लाला खुलुकिन अजीम, बेशक आपका जो अखलाक है वो बुलंद पाया है। अब अखलाक का बेसिकली अखलाक दो तरह का है। एक तो जिस तरह का अखलाक हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाया जाता है, बहुत अल्लाह लेवल पे है। अखलाक एक अल्लाह ताला से है और एक मखलूक से है। अल्लाह ताला से अखलाक का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हर जो रज़ा पे, कोई भी गर्मी सर्दी कोई भी मुश्किल आप पाए, आपने अल्लाह ताला की रज़ा पे राजी रहना है, ये अल्लाह ताला से अखलाक है। मखलूक से अखलाक ये है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखे बगैर उनके साथ आपने अच्छा सलूक करना, ये मखलूक से है। पाकिस्तान में या हम जो अखलाक का मतलब देते हैं खुश मजाजी, खुश अखलाकी, जो कि जिसके पीछे मुनाफिकत की सियासत भी हो सकती है। ये पाकिस्तान में जो अखलाक की बहुत डेंजरस जो है वो वैरायटी पाई जाती है। तो असल अखलाक ये है कि अगर एक बंदा आपके साथ अगर बुरा बिहेव करे, आप फिर भी उससे अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, आप उसको हेल्प फैसिलिटेट करें, तो ये बेसिकली अखलाक है। इसी को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और औलिया किराम ने प्रैक्टिस की है। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी
कि जो मेरा आज का टॉपिक है इसमें बेसिकली ये कि ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस विल बी इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। और इसमें क्यों हम ऑल अक्रॉस द कंट्री इस पे हम सारे लोग इस लेक्चर के लिए इधर मौजूद हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक तो इस लेक्चर का जो पर्पज़ है कि वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन जो नॉर्मल रेटिना है और अब नॉर्मल रेटिना जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से उसमें वी वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है। दूसरा ये कि वी वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। वो स्टेजेस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि द पेशेंट कैन एंड अप विद ब्लाइंडनेस। जैसा कि हम जानते हैं, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि करंटली इस वक्त दुनिया में 1.5 बिलियन, तकरीबन 1.5 अरब के करीब जो लोग हैं दैट आर ब्लाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। और उसमें 0.6 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज का इतना ह्यूज इंसिडेंस है एज रिगार्ड्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अगर if the patient is left untreated, if the patient is left ignored, so the patient will end up with the disaster in the form of diabetic blindness। इसलिए इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी को और डायबिटिक जो एसोसिएशन है इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इनको अप्रोप्रिएटली टाइमली डायग्नोज नहीं करेंगे, स्क्रीन नहीं करेंगे और फिर रेफर नहीं करेंगे तो फिर जो है वी कैन एंड अप विद द ग्लोबल पेंडेमिक। दिस इज इवन मोर डेंजरस देन द कोरोना। अगर आप देखें तो अभी भी पाकिस्तान तो अक्रॉस द वर्ल्ड 8वें नंबर पे है एज रिगार्ड्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज। और अभी भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये दिस इज द 9th मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ अक्रॉस द ग्लोब। और अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो आपका लोअर लिम्ब एम्पुटेशन है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट से नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज उसकी एक मेजर काज है। मैंने बात की कि अगर द पेशेंट विल बी लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसको टाइमली स्क्रीन नहीं किया जाएगा तो हम इस तरह के सिनेरियो की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज के बारे में आजकल फिर एशिया कप हो रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कि वसीम अकरम उसने सारी क्रिकेट जो है वो इंसुलिन के साथ खेलनी है। पर्पज ये बताने का पर्पज ये कि अगर आप इंसुलिन चाहे इंसुलिन से चाहे ओरल एजेंट से अगर आप शुगर एज रिगार्ड्स ऑफ ऑकुलर एसोसिएशन अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर जिस तरह इस सिनेरियो में हम दाखिल हो सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर हैं, ये सारा देखें। जिस तरह हम बात करेंगे कि हमारे क्या क्या हमारा इधर बैठने का या लेक्चर का पर्पस क्या है, इधर इज ए प्रैक्टिकल पर्पस कि हम इस जगह बैठे हैं। तो हमने बेसिकली इंटरप्रोफेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट को मैनेज करके उसको बेस्ट रिहेबिलिटेटेड और बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेंटेन रखें। अगर आप देखें डायबिटीज, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, अगर एक बंदे को 30 साल से डायबिटीज है तो उसको 90% रिस्क होगा कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। अगर 30 साल हो गए तो 90% रिस्क है कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। अगर 10 ईयर से है तो 50% चांस है। तो ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना ड्यूरेशन और फिर जाहिर ऑफ कोर्स कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंट्रोल की हम बात पहले कर रहे, जितना कंट्रोल अच्छा होगा तो आपको मैंने इसी तरह 30-30 साल 35-35 साल से जिनको शुगर है उन पेशेंट की रेटिना में देखे हैं बिल्कुल क्लियर नॉर्मल फंडल। इस तरह प्रेगनेंसी में स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी जो डायबिटिक जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से द पेशेंट कैन एंड अप विद डिफरेंट ऑकुलर प्रॉब्लम, इवन सम टाइम सिंपल हो जाएंगी। कई दफा एन का नंबर चेंज हो रहा होता है बार बार, शुगर कम और ज्यादा होने की वजह से लेंस की चेंजेस आती हैं तो वो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे एनक बार बार चेंज करना पड़ती है। जी जी, वो उसमें हो जा रहा है कि आपने जो कंसीव करने से पहले और फिर बाद में आपने रेगुलर इसका फॉलो करना। तो बाकी इसके अलावा ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड
डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो अल्टर्ड लिपिड्स, आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, कैटरेक्ट सर्जरी, जो स्पैर और ओबेसिटी और एनीमिया, ये रिस्क फैक्टर हैं। देखें, अगर इन रिस्क फैक्टर हम कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो फिर हमें शायद क्योंकि इसकी रीजन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। सिंपल आपने ड्यूरेशन, कंट्रोल, हाइपरटेंशन, आपकी रीनल डिजीज है, रीनल डिजीज क्योंकि और डायबिटिक रेटिनोपैथी क्योंकि दोनों का पैथोजेनेसिस तकरीबन माइक्रोवेस्कुलर रीजन है, तो दोनों के रिस्क फैक्टर भी एक हैं, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं और एग्रावेट भी होते हैं। तो इस तरह स्मोकिंग और कैटरेक्ट सर्जरी, अगर ये रिस्क फैक्टर कंट्रोल होंगे तो फिर हो सकता है हमें पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। उसकी रीजन ये कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली डिफाइंड एज माइक्रो एंजियोपैथी विद एक्लूजन एंड लीकेज, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथी इसलिए कहते हैं कि इसमें स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरी स्मॉल वेसल इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब ये जो एक्लूजन है, लीकेज में जो सारी की सारी डायबिटिक रेटिनोपैथी पोशीदा है, एक्लूजन एंड लीकेज। अब एक्लूजन किस तरह होती है, जैसा कि हम देखते हैं कि चाहे वो पोलियोल पाथवे हो, ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, वो ये सारे फैक्टर जो हैं, ठीक है, ये मिलके क्या करते हैं, या प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेशन है, ये जितने भी पाथवे हैं ये अल्टीमेटली करते क्या हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती कैसे है कि जो आपकी स्मॉल वेसल है, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरी, होता क्या है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग, प्लेटलेट स्टिकीनेस हो जाते हैं अगेंस्ट द वॉल, रेड ब्लड सेल्स रोलक फॉर्मेशन में चले जाते हैं और एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन होती है। अब ये सारी जो चीजें करके बेसिकली क्या कर रहे थे कि वेसल को ब्लॉक कर रही हैं। जब ये फैक्टर वेसल को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई टू द नॉर्मल एरिया ऑफ द रेटिना वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई नॉर्मल एरिया ऑफ द रेटिना कंप्रोमाइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस एरिया में इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया होगा तो वहां से एक जो वेसोप्रोलिफरेटिव सब्सटेंस निकलेंगे, VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये निकलेंगे तो ये सारे फसाद की जड़ आएगी, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर्स हम कंट्रोल करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, तो हो सकता है पेशेंट को पूरी जिंदगी किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये नहीं करेंगे तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक मैंने कहा कि वेस्कुलर चेंजेस ने क्या किया, एक्लूड करके क्या VEGF निकले, VEGF ने क्या किया, न्यू वेसल्स पैदा की। न्यू वेसल जो है वो फ्रिजाइल इन नेचर होती है, बड़ी इजीली रप्चर हो जाती है। रप्चर होंगी तो हेमरेज होगा, हेमरेज होगी फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन होगा। अब इससे क्या होगा, पेशेंट की डायबिटीज वाले पेशेंट आपके साथ सबसे ज्यादा पेशेंट तो आपके पास ही आते हैं जो डायबिटीज वाले, ठीक है। तो पेशेंट की अक्सर प्रेजेंटेशन होती थी कि मैं घर में बैठा हुआ था, मेरी नजर अचानक बंद हो गई है। उस अचानक बंद होने की वजह वही है कि वो न्यू वेसल लीक की, हेमरेज हुआ, तो पेशेंट को अल्टीमेट जब हमारे पास आएगा तो हम उसको डायग्नोज करेंगे विट्रियस हेमरेज, जो विट्रियस कैविटी में ब्लड आके विट्रियस हेमरेज सब प्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज ये है कि वही फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन जो अगर ज्यादा एडवांस ज्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा, वो रेटिना को पुल करना शुरू होगा, ट्रैक्शनल बैंड बन जाएगा, पुल करना है, पुल करेंगे तो क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगी, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अब जिस तरह मैंने कहा था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली डिफाइंड एज माइक्रो एंजियोपैथी विद एक्लूजन एंड लीकेज, ठीक है। तो अब इसमें, एंड दिस इज अ मेजर चैलेंज फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब मेजर चैलेंज किस तरह है कम्युनिटी के लिए, जिस तरह आपको पहले मैंने वो बात जो है वो आपसे शेयर की कि वो एक जो पेशेंट है वो ब्रेल के साथ चल रहा है, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो पेशेंट इवन जो इसकी ट्रीटमेंट प्लान है, अगर एंड स्टेज पे जो इसकी सर्जरी भी करवा लेगा तो हो सकता है उसकी नजर जो है वो अप्रोप्रिएट जो रिहेबिलिटेशन ना हो, क्योंकि जब आपका रेटिना ही स्कीमेट हो चुका है, जब उससे VEGF निकले जा रहे हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से, तो ऑपरेशन जो मार्केट में वो 2.5 लाख का होता है जो सर्जरी, डॉक्टर आबद साहब हैं, डॉक्टर बासित साहब, दोनों देर एक्सपीरियंस सर्जन, तो उसमें ये है कि कम्युनिटी के लिए कि अच्छी महंगी सर्जरी के बावजूद भी जो उसको इट बिकम्स डिफिकल्ट टू विजुअली रिहेबिलिटेट द पेशेंट। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है जब डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है।
ये हो गया अक्लूजन की वजह से। दूसरा हो गया लीकेज की वजह से। लीकेज की वजह से क्या है कि जो पेरिसाइट्स होते हैं ये कैपिलरी वाल्स को and उसके साथ साथ एडजेसेंट ट्रेवल करते हैं, और ये दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द कैपिलरी। तो ये लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो जाता है इसमें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, एक थी इस्कीमिया, जो वेसल बंद हुई, दूसरा था लॉस ऑफ पेरिसाइट हो जाता है। लॉस ऑफ पेरिसाइट होगा तो क्या होगा, लीकेज होगा। तो सिंपल फ्लूइड भी हो सकता है, डायरेक्ट फ्लूइड भी कह सकते हैं, या हार्ड एक्सुडेट्स हैं, कॉटन वुड स्पॉट्स है, और फिर डॉट प्लॉट हेमरेजेस वगैरह। तो जो मैंने कहा कि दो चीजें चेंजेस है मेनली। एक लॉस ऑफ पेरिसाइट सपोर्टिंग सेल्स हैं जिस वजह से लीकेज, हेमरेज, हार्ड एक्सुडेट्स वगैरह आए। दूसरा ये कि वेसल बंद हो गई है ड्यू टू जो चाहे प्लेटलेट या रेड ब्लड सेल जो वेस्कुलर चेंजेस की वजह से। उन्होंने स्कीमिया किया, वीजीएफ आया, और उसके बाद अचानक नजर बंद हो गई इन द फॉर्म ऑफ विट्रियस हेमरेज, या चाहे डायबिटिक मैकुलर एडीमा है, या चाहे ट्रैक्शनल बैंड की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी का डायरेक्ट कोरिलेशन, जैसे उसमें वाइट आउट स्पॉट जरूर बनते हैं, जैसे उसमें फोटो रिसेप्टर लेवल के चेंजेस जरूर आती हैं, जैसे कि फिर नाइट ब्लाइंडनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। वाइट आउट स्पॉट स्पेशलिस्ट के दूसरे के लिखा करते हैं, इसके साथ डायरेक्ट कोई इसका कोरिलेशन इसके साथ कोई ऐसा इसकी एग्रावेशन में या इसकी पैथोजेनेसिस में ऐसा इसका रोल। अच्छा, ये देखिए, ये भी स्लाइड आपके लिए है। जिस तरह मैंने कहा रिस्क फैक्टर सारे आप मैनेज करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास आए गए हैं। ठीक है, जिस तरह वसीम अकरम की बात की कि देखिए अभी भी आप उसके जो रिवर्स स्विंग या इन स्विंग यार्कर या वो उसकी जो बॉलिंग थी उससे कंपैरिजन अपने हमारे नए बॉलर कोई नहीं कर सकता। विद इंसुलिन वो खेलता है, अच्छा कंट्रोल था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड भी आपके लिए है। टाइप 1 डायबिटीज में जो रिकमेंडेड टाइम है फर्स्ट एग्जामिनेशन में वो 3 से 5 साल। टाइप 2 में आपका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप 2 में 5 साल लगते हैं उसको अपीयर होने में। अगर एक पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी आज पहले वो सिक्वेंशियली अपना सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कराता रहा है तो उसको डायग्नोज जब हुआ उसके तकरीबन 5 साल लगते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी फाइंडिंग आते जाते हैं। लेकिन 5 to 7% ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटिक जो डायबिटीज है वो उसी वक्त प्रेजेंट करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ जिससे डायग्नोज होती है। इसलिए एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस का एग्जामिनेशन जरूरी है। अच्छा, जिस तरह मैंने रिस्क फैक्टर को बार बार, क्योंकि हम इसलिए इधर जमा है कि हमने पेशेंट को ट्रीट करना मैनेज करना है। ठीक है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल डिस्कशन। क्योंकि ये अगर रिकमेंडेड फॉलो एक साल का लिखा हुआ है, 1 साल का मतलब है कि आप ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपका कंप्लायंस अच्छा है, आपने सारे रिस्क फैक्टर को मैनेज कर लिया है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो फिर चाहे पेशेंट 1 साल बाद भी आएगा तो कोई मसला नहीं। इस तरह मैडम ने जिस तरह बात की थी वो कैसे आप पेशेंट ने कंसीव किया और तो उससे पहले फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने सीक्वेंशियली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं क्योंकि सम हाउ और द अदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में मैकुलर एडीमा के मैकुलर एरिया द एरिया विच इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिससे फोटो रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, उस एरिया में विजन मैक्सिमम क्वालिटी की होती है मैकुलर एरिया में। तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, वो भी रिलेटिवली कई दफा थर्ड सेमेस्टर पेशेंट जो कि स्टडीज ये कहती हैं कि अगर कंट्रोल अच्छा है तो वो सम टाइम आफ्टर उसको स्पॉन्टेनियस रेगुलेशन हो जाती है आफ्टर। अब इसमें एक दो और इम्पॉर्टेंट चीजें जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। ठीक है, और माइल्ड और मॉडरेट के लिए अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आपने 3 से 12 महीने के बाद फॉलोअप को वेरी कर सकता है अगर कंट्रोल अच्छा है। ठीक है, सीवियर नहीं है, सीवियर का मतलब है कि सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इसका मतलब है हम अपनी जो हमारी जो लोकल गाइडलाइन है समझिए कि उसमें हमने उसको ऑप्थेल्मोलॉजिकली उसको ट्रीट करना है। वो ट्रीट इंजेक्शन की शक्ल में भी हो सकता है, लेजर की शक्ल में भी हो सकता है। इन दोनों में से जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एग्जामिनेशन और उस डिटेल्ड एवेल्युएशन के बाद फिर हम प्लान करते हैं कि इंजेक्शन या लेजर कौन सा प्लान उसके लिए। अच्छा, ये स्लाइडें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए ना कि हमने सर तारक साहब और बाकी जो इधर से लोग बैठे हैं, तो याद है दाता कांगो में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी को मैनेज किया था दाता कांगो वाले एरिया में। तो उसमें हमारे जो रेस्पेक्टेड सीनियर जो एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहे थे इस एरिया के, उनकी हमने एक वेट लैब भी कराई थी और उसमें हमने उनको थेलमोस्कोपी और थेलमोस्कोपी की फाइंडिंग वगैरह भी उसमें डिस्क्राइब कराई थी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये डॉक्टर बासत हमारे जो कंसल्टेंट हैं उसमें ये बीच में शेयर करेंगे का एक नई थेलमोस्कोप आई है दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा, उसमें ये कि अगर आप इनिशियली पेशेंट को टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर जो है पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आने की जरूरत है, जिसका लेकिन आपने खुद रिकमेंडेड ये ICO इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और WHO की गाइडलाइंस हैं कि अगर पेशेंट कंट्रोल्ड है, कोई ऐसा किसमें कंप्लायंस अच्छा है, तो आप साल बाद चेक करवाते रहें, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो वैक्सीन के साथ साथ अगर आप देखते छोटे छोटे आपको अगर आप यहाँ पंजाबी में तो छोटे टिमके टिमके, ठीक है, तो इसको कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म आर बेसिकली कैपिलरी वाल की these are the secular डायलाटेशन, कैपिलरी आउटपोचिंग, ठीक है, ये कैपिलरी डायलाटेशन है और ये फिर आगे लीकेज करते हैं। ये वेसल के साथ साथ ना छोटे छोटे जस्ट एडजेसेंट टू द वेसल, तो अगर आप इनको हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये एक डायलेटेड, ठीक है ना, एक सेकुलर आउटपोचिंग है, छोटी सी आउटपोचिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया लीक कर सकता है, ये डेंजरस एरिया, ये डेंजरस है। तो ये देखें, ये चीजें अगर देखें इसमें बहुत इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से जरा मैं ये स्लाइडें ठहर ठहर के चला। तो माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है, इसमें इसमें सिर्फ आपको माइक्रो एन्यूरिज्म। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है ना, अगर आप एग्जामिन करना शुरू करेंगे तो देखिए सारे माशाल्लाह MBBS में जो 4th ईयर फाइनल ईयर वगैरह में सारी कुछ लोगों ने आई में काम भी किया होता है, मुझे बड़े फेमिलियर चेहरे नजर आ रहे हैं। तो कॉटनवुड स्पॉट, कॉटनवुड स्पॉट जो है ये थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है, ये शो करता है कि दिस एरिया इज गोइंग टू बी ए नॉन परफ्यूज इन फ्यूचर, ठीक है ना, ये एक अलार्मिंग एरिया बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट का कंप्लायंस ठीक नहीं रखे होंगे तो ये बेसिकली आर्टिकुलर अक्लूजन की वजह से, जहाँ पे अक्लूड होता है वो ये इस्कीमिया, तो दिस एरिया इज गोइंग टू बी नॉन परफ्यूज, और फिर जाहिर है कि जहाँ पे वो VEGF और न्यू वेसल और फिर आगे जाके ये नॉन जो थ्रेटनिंग जो विजुअल कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बड़ी इजी चीजें हैं और बड़ा इसमें क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको दिखा के सारी वो रटा के भेजनी है। अब ये देखिए, ये हार्ड एक्जुडेट्स हैं, हार्ड एक्जुडेट्स हैं। अब मैं आई में नहीं जा रहा इसमें, अगर मैं आई में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि 10 लेयर में से आउटर प्लेक्स करूंगा। ये जरा छोटे होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है लिपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन फील्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है। अगर आप ये देखें और ये देखें, ये बड़े होते हैं, इल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, रुई के गालों की तरह, ठीक है ना, तो ये बड़े होंगे, ठीक है। और ये जो है ये यूजुअली वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, थोड़ा सा देखें ना, आपको ये कन्फ्लुएंट है, इकट्ठे हैं, इस वजह से आपको जरा बड़ा नजर आ रहा है, अदरवाइज ये छोटे छोटे वेल सर्कमस्क्राइब्ड हैं, ठीक हो गया। तो ये हार्ड एक्जुडेट, ठीक है। ये अगर पुरानी क्लासिफिकेशन अगर आप कहें तो ये आपके बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में आते होते, जिसका बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट यही था कि ऑब्जर्व करना, कंप्लायंस अच्छा कंट्रोल कर लेते तो 7 साल बाद चेक कराते, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, उसमें अगर आप कंप्लायंस ठीक रख लेंगे उसमें फिर उस स्टेज पे भी सिर्फ कॉटन वूल पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर ये वीनस देखिए ना, ये अगर थोड़ी सी डायलेटेड ब्लीडिंग, थोड़ा सा अगर आप देखें ना जहाँ पे एरो दिया हुआ, ठीक है, तो ये वीनस में जितना जो है आपका डायबिटिक लेवल जो है कंप्रोमाइज होता जाएगा, अनकंट्रोल्ड होता जाएगा, आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे चलती जाएगी,
इस तरह की चेंजेस आपको आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखते हैं, ये मैंने आपको चीजें जरा थोड़ा सा गौर से क्योंकि ये चीजें आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन हार्ड एक्यूडेट्स और कार्टन स्पॉट को मैंने आपको फर्क बता दिया। ये डार्क स्पॉट हो गया। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा मैं अगर इसको दोबारा रिपीट भी करना और क्वेश्चन भी हुआ तो मैं उस पर जरूर उसका आंसर करूंगा। ये अगर हम ग्रेड भी करना चाहें ना तो ग्रेड भी इसलिए हम कर सकते हैं। जो माइल्ड में होगा, आपको पूरी फंडस पे ना इक्का दुक्का कोई ना माइक्रोएन्यूरिज्म, इक्का दुक्का कोई आपको हार्ड एक्सिडेट्स नजर आएंगे, डार्ट ब्लड हेमरेज वगैरह नजर आएंगे, माइक्रोएन्यूरिज्म, हार्ड एक्सिडेट्स, ठीक है, डार्ट ब्लड हेमरेज, इक्का दुक्का पूरी फंडस में नजर आएंगे। अब ये जो मॉडरेट है ना जी, उसमें तकरीबन 1 से लेकर 3 क्वाड्रेंट तक हम तो देखें, जो जितने हमारे जो स्टूडेंट जब हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उसमें हमको उनको तो ज़ाहिर एक सीक्वेंस से सारा कुछ बताना पड़ता है एग्जाम में। और ये देखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। जो अभी भी मेरे जो रिसेंटली एफसीपीएस एग्जामिनेशन हुआ है तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रेनिंग से तीनों पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उनमें से एक का लॉन्ग केस जो था और एक का शॉर्ट केस था डायबिटिक रेटिनोपैथी का। तो इसकी बेस पर लोग पास और फेल होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। अच्छा, अब गौर करने की बात ये कि बिल्कुल इक्का दुक्का किस्म के माइक्रो एनेरिज्म, हार्ड एक्सिडेंट्स, डार्ट ब्लड हेमरेजेस होंगे आपके माइल्ड, जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो मॉडरेट है उसमें क्या होगा, 1 से 3 क्वाड्रेंट में, चाहे 1, 2, 3 किसी में भी, ठीक है। उसमें अगर आप देखें थोड़ी सी वेस्कुलर चेंजेस की है, थोड़ी सी जो वेस्कुलर की डायलेटेड है, ठीक है। और दूसरा इसमें हेमरेजेस की तादाद अगर आप काउंट करें तो ज्यादा है। तो ये 1 से 3 क्वाड्रेंट में अगर 20 के करीब हेमरेजेस हों तो उसमें हम उसको कहते हैं। और जिस तरह की ब्लीडिंग आ गई है, ठीक है, जो वेस्कुलर चेंज आ गए, इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में जो स्टेज करते हैं, ठीक हो गया। सो माइल्ड में बिल्कुल आप ना होने के बराबर, मॉडरेट में देखिए वेस्कुलर चेंजेस भी नजर आ रही है, मॉडरेट भी है, एक कार्टन स्पॉट भी है और कुछ हार्ड एक्सीडेंट भी है। एक तो एरो हमने दिया है, उसको जरा हाईलाइट करने के लिए उसको जरा थोड़ा सा उसको ये आपको ना, ये सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आप देखें ना ये फंडस भरी हुई है फाइंडिंग से, ठीक है। इसको देखें ना, अब देखें हार्ड एक्सिडेंट सब क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखें वेस्टर्न थोड़ी सी ऊपर नीचे देखें तो इसमें आपको क्लियर डायलेटेड, ठीक है ना, और ब्लीडिंग और नजर आ रही है। हार्ड एक्सिडेंट और डार्क ब्लड हेमरेज, अगर आप उस ऊपर वाले क्वाड्रेंट में गिने तो उसमें तकरीबन 20 के करीब बन जाएंगे, ठीक है। उसमें होता है कि 4, ये इसको मेरे ख्याल इसकी डिटेल में इतना मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्थेल्मोलॉजी वाला आ जाएगा वो बीच में इसकी डिवीजन। इसमें ग्रेड हम कर सकते हैं। मैं दोबारा इसी क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आपने एग्जामिन करके, प्रैक्टिकल एग्जामिन करके तो डिसाइड करने के पेशेंट के स्टेज पे, ठीक है। इसके मुकाबले में देखिए मॉडरेट है, अगर आप काउंट करें तो किसी एक में आपको हेमरेज ज्यादा है, ठीक हो गया। और इसमें अगर बिल्कुल ये देखते ये माइल्ड में आते हैं तकरीबन 7 फंडस, ठीक। आपको इक्का दुक्का कोई माइक्रोएन्यूरिज्म या कहीं कहीं आपको जो है वो हार्ड एक्सिडेंट्स नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, बल्कि मेरा तो ख्याल था कि हम अफ्थल्मस को लेकर किसी वक्त तो वेट लैब भी करेंगे। तो ये माइल्ड, ये तो आपको दिखाने के लिए था, ये कार्टून, ये हार्ड एक्सिडेंट्स किस तरह के, ठीक है। ये वीनस ब्लीडिंग है, ठीक है। और ये अब मॉडरेट प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इसमें आपको माइक्रो एनेरिज्म, हार्ड एक्सिडेंट्स और कार्टून स्पॉट्स और वेस्कुलर चेंजेस ज्यादा होते हैं। इसमें अब उससे भी ज्यादा है, ठीक है। अगर आप याद रख सकें तो जो सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम इस तरह कहते हैं 4-2-1, ये भी वैसे याद रखा जा सकता है अच्छी तरह। 4-2-1, 4 क्वाड्रेंट में हेमरेज, 2 क्वाड्रेंट में वीनस ब्लीडिंग, जो इस तरह की मैंने चेंजेस दिखाई थी,
और एक क्वाड्रेंट में इरमा, वो इरमा जाहिर है वो आपके लेवल जाहिर वो पिक करना जरा मुश्किल है, ठीक है। उसमें से चाहे 2 क्वाड्रेंट में वीनस स्प्लिटिंग हो या चाहे 4 क्वाड्रेंट में हेमरेज हो, तो वो सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में आएगा और उसकी ट्रीटमेंट होगी आप कह लें कि लेजर से, लेजर फोटोकोगुलेशन। अच्छा, मैं बार बार इसलिए कह रहा था, जिस तरह बात कर रहा था कि ये कोरोना से भी ज्यादा डिजास्टर्स है ये जो डायबिटीज वाला जो पेंडेमिक है, ठीक है। और इसमें तकरीबन कुछ ही आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है ना, वी माइट एंड अप विद तकरीबन 700 मिलियन करीब जो है लोग हो सकता है डायबिटीज का शिकार होते हैं। और अभी जिस तेजी से डायबिटीज बढ़ रही है, स्पेशली इन अवर सेटिंग, अगर आप देखा जाए कि करंट जो इन्फ्लेशन रेट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो दे ऑल कैन लीड टू द एग्रावेशन ऑफ डायबिटीज एंड अल्टीमेटली डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी जी ठीक है, सनलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसपे हॉनेस्टली स्पीकिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी की वर्सन तो उससे नहीं होगी, ठीक है ना। उसमें वैसे देखिए, अगर आप प्रॉपरली लाइटनिंग नहीं है, ठीक है, आपको नजर नहीं, डिम लाइट है, आपको स्ट्रेन करना पड़े, वैसे आपको ऑकुलर उसकी कंप्लेंट आ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नंबर, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टिव एरर वो चेंज हो सकता है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी का इससे कोई कनेक्शन नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं बार बार अभी आगे, वैसे अगर मैं आई के पॉइंट ऑफ से देखता तो मैंने जिस तरह का सर ने कहा है कि किस स्टेज पे रिवर्सेबल है, किस स्टेज पर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सर बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। मैंने कहा कि इवन FCPS ऑप्थेल्मोलॉजी है या FRCS ऑप्थेल्मोलॉजी है, लोग इस डायबिटिक रेटिनोपैथी से बेस बनते हैं, ये डिसाइड इतना इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो आपके लिए भी ये कि जिस तरह देखिए, मैंने बार बार बात अभी दो स्लाइडें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही, ठीक है सर। अगर देखिए माइल्ड आपकी माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आपका बहुत अच्छा सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, तो आप सालों साल आप उसका फॉलोअप ना करें, लेकिन साल बाद भी काफी है, मतलब कि रिवर्सेबल, ठीक हो गया। दूसरी ये कि मॉडरेट है। अच्छा, मॉडरेट में भी गौर से सुनिएगा, अगर याद रखें कि बेचारे अब ये स्टैटिस्टिक कुछ बताने में मजबूरी हो जाती है कि जो मॉडरेट है, अगर पेशेंट, जिस तरह आप वाली बात, अगर पेशेंट जो है रिस्क फैक्टर ठीक नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मॉडरेट में पहले दौर में मॉडरेट की आई में ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं होती थी, लेकिन अब रिकमेंडेड है। उसकी रीजन ये है, तकरीबन 26% लोग हैं ना मॉडरेट के साथ हैं, अगर कंप्लायंस ठीक नहीं है तो दे विल टर्न आउट टू बी ए डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट। क्या होगा, प्रोलिफरेटिव, ठीक है, वो हो गया, साइड थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। अब ये तो हो गया कि जिनका कंप्लायंस ठीक नहीं था, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं था। जिनका अच्छा होता है वो मॉडरेट में कुछ नहीं करते, ठीक है। मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की सारी चीजें अपनी कंट्रोल है, तो फिर भी उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। उसमें भी आप जी, ठीक है, माइक्रो रह रही है तो किसी स्टेज पे कहानी, वेरी गुड। हाँ जी, उसमें भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी, हाँ जी, वो सारी चीजें हम उस पर टाइम टू टाइम इस पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें माइल्ड मॉडरेट है, अगर कंट्रोल अच्छा है, फाइंडिंग मैंने आपको दिखाई है, कार्डियक जो सारे कार्टून रीडिंग भी थी, लेकिन वो पेशेंट को रिवर्स हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विजन उसकी ठीक है, जैसे सर ने कहा कि मैकुलर एडिमा ठीक है, तो उसमें मैकुलर इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह ये कि, लेकिन इसके आगे जो सीवियर में जब आप चले जाएंगे ना जी, ठीक है, सीवियर जो है वो बड़ा अलार्मिंग साइन है, ठीक है। सीवियर जो है वो फिर इस काम में चला जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि मॉडरेट का 26% चांस है कि वो प्रोलिफरेटर में कन्वर्ट होगा, जो सीवियर है वो 56% में चांस है तो इस कंडीशन में चला जाएगा। और ये जो कंडीशन है, ये दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, ठीक है। डेंजरस किस ये है, ठीक है, कि ये न्यू वेसल बन चुकी हैं, इसमें वो फिनोमेना हो चुका है
कि जिसमें वेसल क्लूड हुई थी, इस्कीमिया हुआ था, वीजीएफ रिलीज हुआ था, उसने न्यू वेसल बनाई थी, और ये वो न्यू वेसल जिनकी हम बात करते हैं। और देखें ये आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए जिस तरह मैंने वो पहले बात की कि पहले अफ्थल्मोस्कोप अब तकरीबन कितने 1.5-2 लाख के करीब चली गई। अभी रिसेंटली हमने इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जो रेजिडेंट के लिए, कि अभी 15-16 हज़ार की मेरे ख्याल में 17 हज़ार के अफ्थल्मोस्कोप भी मैं आपको थोड़ा सा जी सर। अब ये पेशेंट है, इस पेशेंट का अफ्थल्मिक लेजर के बगैर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप ये पेशेंट इसको छोड़ देंगे ना तो ये ब्लाइंड हो जाएगा, और सिर्फ ब्लाइंड नहीं होगा, ये पेनफुल अब इसका मसला क्या होगा कि ये सिर्फ ब्लाइंड नहीं होगा, ये स्पून और ये पेनफुल ब्लाइंडनेस आई में जाएगा कि एक तो नजर भी चली जाएगी, और दूसरा ये कि डॉक्टर को पूरी जिंदगी जो है वो डिस्ट्रेस में गुजारेगा। इसकी पेन पे जो सर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये ग्लाकोमा में, जिस आप ग्लाकोमा की बात कर रहे थे ना, ये एक स्पेशल तरह ग्लाकोमा होता है इसको। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये न्यूरोसिल ग्लाकोमा में ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें देखिए ये न्यू वेसल आपको नजर आ रही है, ये आपके डिस्क जो है वो वाइट एरिया वो छुपा हुआ है, ये वेस्कुलर आर्च है, ये भी छुपा हुआ न्यू वेसल के साथ। और ये सारा हुआ क्या कि आपकी इस, अच्छा अब ये है कि इसकी रीजन ये है, एक तो ये कि छोड़ देंगे तो ब्लाइंड हो जाएगा, अगर ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लेजर लगाना पड़ेगा, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट होगी लेजर से। अब लेजर से क्या होगा कि आप देखिए डायबिटीज जिस तरह पाकिस्तान का 8वां नंबर है कि डायबिटिक पॉपुलेशन में, ठीक है ना जी, हैविंग द लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन। अगर लेजर लगा देंगे क्या होगा, वो पेशेंट दैट विल बी अनएबल टू ड्राइव। अब क्या हो, जहाँ पे लेजर का मतलब लेजर का जो डिस्ट्रक्शन, तो साइड पे जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो पेशेंट अगर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगी, मैं एज ए सर्जन या एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में आई विल वेरी मच हैप्पी और सेटिस्फाइड कि मैंने पेशेंट को बचा लिया, ट्रीट कर लिया। लेकिन वो ये है तो फर्दर लॉस मैंने रोका है, ये वाला जो लॉस हो चुका था इसको, इस एरिया को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये सेक्रीफाइस होगा तो पेशेंट ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। दूसरा ये कि उसको नाइट टाइम जो है उसकी विजन कम हो जाएगी। मतलब इस तरह के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी ये आपको का सामना करना पड़ता है। वेरी गुड, बहुत बहुत बहुत। तो मैं डॉक्टर आबिद साहब हमारे इनको इधर लेजर से कर कह रहे हैं कि क्या हो सकता है। है तो उसमें एडिमा तो नहीं है, तो हम एवेस्टन दे के उसको एंटीबायोटिक दे के उसके बाद हम इसका जो स्किमिक एरिया है उसको हम लेस करते जाएंगे। जितना हम स्किमिक एरिया को लेस करेंगे तो न्यू वेसल जो है रिग्रेस कर देंगे। उसमें जो सर आपका जो क्वेश्चन था ना बड़ा अच्छा, मैंने जो आपको जो इसका था तो वो बता दिए। आप बेसिकली जो इसके लेयर है ना, फोटो स्ट्रक्चर लेयर को बर्न करते हैं, ये फोटो कोआगुलेट करते हैं, फोटो कोआगुलेशन उस एरिया को बर्न कर देता है, ठीक है। वो जैसे एक एग्जांपल मैं अपने ट्रेनिंग को देता होता हूँ कि जब अफ्रीका में ये कहे तो कुछ साल इस तरह की चीजें आती थी तो WHO हम दाद देना शुरू करती थी। उनका एक जो लोगो होता था कि आप इस तरह करें जो मरने के करीब हैं, ठीक है ना, उनको जो है मरने दें, ठीक है। जो बंदे थोड़े से ज्यादा वायबल कंडीशन है उनको खुराक दें, जो बिल्कुल नियर टू द डेथ है उनको, क्योंकि ये दायरे जो मरने के करीब हैं उनको आप देंगे भी तो क्या आपकी खुराक जाएगा कि मर तो जाना है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है ना सर आपको, तो दायरे आपको जितना कर सकते हैं करना चाहिए। इसमें ये होता है कि दायरे ये एरिया आप बेसिकली जितना आपने, मैं कह रहा हूँ ना कि वो फोटो रिसेप्टर को अपने जला दिया, वो जल गई, वो नॉन फंक्शनल हो गया, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो एरिया देखेगा नहीं तो पेशेंट ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह साहब ने जिस तरह बात की मैकुलर एडीमा, कि जिस तरह मैंने बात की कि लीकेज की वजह से, ठीक है ना, जो अक्लूजन और लीकेज के जो मैंने दो माइक्रो एंजियोपैथी विद अक्लूजन एंड लीकेज, ठीक है। तो लीकेज की वजह से आपको हार्ट एक्सीडेंट, हार्ट एक्सीडेंट। अब ये जो मैकुला का बात कर रहे थे मैकुलर एरिया, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है,
हार्ड एक्सुडेशन चाहे वो स्किन हो, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो, ठीक है, तो ये करता है मैकुलर एडीमा। अब देखिए अगर आप बाकी देखिए तो आपको रेटिना के बाकी इस एरिया में बाकी एरिया जो है वो स्ट्रेट मैकुलर एनेरिज्म के डार्क वो ना होने जो आपकी जो लीकेज है, ठीक है, जो लास्ट पेरिसाइट्स की वजह से दूसरा मैकेनिज्म था, इसकी वजह से क्या हुआ, ये माइक्रो एनेरिज्म की वजह से ये फ्लूइड एक्युमुलेशन और फिर हार्ट एक्सीडेंट क्या हुआ, रेटिना थिक हो गया, ठीक है। एरिया जो है वो मैकुलर एरिया जो है अगर उसमें फ्लूइड आ जाएगा तो वो फिर क्या होगा, उसमें भी वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो भी लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जो है वो चला जाएगा। जो मैंने पूछा ये तकलीफ प्रकार का पेशेंट के स्पीच पर वगैरह वो दैट हैव टू बी टेकन बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ये बेसिकली आपके डॉक्टर ऊपर नीचे में ये रेटिनल स्टेटमेंट की वजह से ये रेटिनल स्टेटमेंट एंड स्टेज के डायबिटिक रेटिनोपैथी का एंड स्टेज के लिए जो कि हमारे ये कार्डियोवैस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल रेटिना। ठीक है। अच्छा, इसमें ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, इसमें देखें अगर आपको रेटिना के सामने जो ब्लड नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ब्लड इन द विट्रियस कैविटी, ठीक है, तो इसको आप विट्रियस हेमरेज कहते हैं। पेशेंट अगर कई दफा जाहिर है आप लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट डील करते हैं, तो पेशेंट आपको बस अक्सर कहता होगा कि तो मेरा तो ये कि अचानक बैठा हुआ था, अचानक नजर बंद हो गई है, ठीक है। तो ये अचानक जो है वो कंप्लेंट, ये वाली कंप्लेंट होगी विट्रियस हेमरेज। और एक्चुअली ये है कि जिस तरह मैं अपने रेजिडेंट को हमेशा कहता हूँ, हमारा एज ए डॉक्टर या पुलिस वालों का काम एक ही है, क्योंकि पेशेंट आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा, गलत हिस्ट्री देगा। हमने अपनी जो इंटेलिजेंस से, ठीक है, अपनी जो कॉग्निटिव लोड से हमने पेशेंट को उससे सही बात उगलवानी है, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज, ठीक है ना। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर ये सारा सिनेरियो अचानक नहीं होता, ये पहले प्रोसेस सारा डायबिटीज का अनकम्प्लायंस जो है, पुअर कंप्लायंस है, रिस्क फैक्टर कंट्रोल में, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं रहा, तो वो इस तरह से ये इस स्टेज पे पेशेंट पहुंचा है। अच्छा, ये भी आपके लिए अगेन, ये भी आपके लिए स्लाइड है, ये वाली स्लाइड। अच्छा, ये इसमें देखें कि डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल DCCT, ये एक क्लिनिकल ट्रायल है, ये स्टडी हुई, इसने ये साबित किया कि अगर आप अपना डायबिटिक कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखते हैं, आप अपना बाकी रिस्क फैक्टर अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो आपकी 40 से 60% जो है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी की वर्सनिंग जो है वो रुक जाती है। 40 से 60% ह्यूज परसेंटेज, ठीक है। तो DCCT कि अगर आप अच्छा कंट्रोल ग्लाइसेमिक रखते हैं तो आप 40 से 60% वर्सनिंग तो वैसे ही रोक देंगे। इसी तरह ये कि एक UKPDS, यूनाइटेड किंगडम प्रोस्पेक्टिव डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थी। अगर आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा तो 35 से 40% जो वर्सनिंग इन डायबिटिक रेटिनोपैथी आप रोक लेंगे। इसी तरह अकार्ड स्टडी है, ये भी कार्डियोवैस्कुलर एक्शन रिस्क फैक्टर इन डायबिटीज को देखा गया। इसमें भी यही देखा गया कि आपका ब्लड प्रेशर, बाकी रिस्क फैक्टर कंट्रोल होंगे तो 40 से 45% जो है इसकी जो वर्सनिंग है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वो रुक सकती है। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, साथ अल्टर जो है आपका जो हाइपरलिपिडेमी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप स्टीनोफाइब्रेट जिन पेशेंट को दिया एट द डोज ऑफ 200 mg वंस डेली, उनका जो है वो उनमें फील्ड स्टडी ये है, फील्ड स्टडी में ये एस्टेब्लिश किया, उनमें भी आपको जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वर्सनिंग है
जो वो बेहतर होगी। तो अगेन स्ट्रेस वही था कि अगर हम सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लें, ये पैरामीटर अगेन वही स्ट्रेस करते हैं कि रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे तो आपका जो वर्सनिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी रुक जाएगी। और वो रुकने की वजह मैंने आपको बता दी थी कि क्यों रुकना जो उसको जरूरी है। अच्छा, जो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, जो ऑकुलर अगर ट्रीटमेंट है तो वो बहुत डिटेल्ड ट्रीटमेंट है। जिसका मैंने बताया था ना कि फास्ट रिलीफ होता है, उसका मतलब ये कि फिर बहुत ये थॉरो किस्म की इसकी ट्रीटमेंट है। मैकुलर एडीमा की ट्रीटमेंट बड़ी लंबी है, जो आपकी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की लंबी ट्रीटमेंट है, ये नॉन प्रोलिफरेटिव, ठीक है। अब इसकी जो दुनिया जहान में, मैं इसको क्रक्स आपको बता देता हूँ, दुनिया जहान में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो ट्रीटमेंट है वो 3 ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक तो क्या था जो सबसे पहले बार बार वही बता रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर है कि रिस्क फैक्टर सारे टाइट कंट्रोल होंगे, 40-60% वर्सनिंग रुक जाएगी। दूसरा पहले ट्रीटमेंट इंजेक्शन, आप आंख के अंदर अगर विट्रियस हेमरेज इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, वो इंट्राविट्रियल वेस्टिंग वगैरह होता है, तो क्या होगा कि पेशेंट की नजर बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, या फर्दर जो लॉस है वो रुक जाएगा, ठीक है। इस तरह ये कि लेजर, जिसमें मैंने बताया कि लेजर लगाया पेशेंट को, वैसे तो पेशेंट की डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेबल होगी, फर्दर जो लॉस है वो बच गया, लेकिन ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो वो भी एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेजर, इंजेक्शन, लेजर। और फिर एंड पे जिस तरह मैंने बताया था, जैसे ये देखिए ना, डायबिटिक रेटिनोपैथी में सर आपका जो क्वेश्चन था कि लेजर, ठीक है ना, ये पीआरपी सर बिल्कुल आपने राइटली सेट, ठीक है। अच्छा ये देखिए आपका तकरीबन सारे का सारा रेटिना आपने जला दिया है। ये वही बात है कि सोमालिया के वो जो लोग हैं जो बिल्कुल नियर टू द डेथ बेड है, उनको आप सेक्रीफाइस कर दें, जो बेहतर वायबल कंडीशन है उनको आप एम करें और उनको बचाएं खुराक देके। इसी तरह ये कि अगर आप इनको नहीं सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या होगा, वीजीएफ इन सेंटर वाले एरिया में फैल जाएगा, तो क्या करेगा, इधर भी नजर डैमेज कर देगा, पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा। तो आप देखें ये वाला जो सेंट्रल एरिया है, ये मैकुलर एरिया है, ये वाला एरिया तो उसका देख रहा है, ठीक है। अब जाहिर नो डाउट जो पेरिफेरल जो एरिया है वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ गया है, ठीक है, लेकिन जाहिर है वो फर्दर आपने जो एक अप्रोप्रिएट जो दैट स्टेज बनता था उस हिसाब से आपने प्लान किया। ये जो हम मैंने कहा कि डाइडा इलाका डॉक्टर आबिद साहब भी ग्रेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपके जो विट्रेक्टमी है, ये आम होता है कि तकरीबन ये पेशेंट जब एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, और देखिए मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाद कई पेशेंट, जैसे आपने मुझे रेफर किया, आबिद साहब को किया, डॉक्टर बासित साहब को रेफर किया, नजम को किया, उसमें ये होता है कि आप पेशेंट को भेजें, आपने जाहिर पेशेंट को ऑपरेट किया, लेकिन पेशेंट कहता है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ऑलवेज प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्जरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सारी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर हमने ऑपरेट किया तो क्या हुआ, कुछ भी उसकी नजर जो है उसने अच्छे से पैसे दिए, नजर बेहतर होगी कुछ, चले फॉर सम मीटर, ठीक है। अब वो कहते हैं कुछ इस बार मेरी नजर फिर गायब होगी, मैंने जितने पैसे भी दिए थे। अब हमारा क्योंकि जाहिर अल्लाह ताला पे तवक्कल, जिस तरह मैंने कहा था अखलाक की हम गलत डेफिनेशन करते हैं, अल्लाह ताला पे भी तवक्कल का हम जरा थोड़ा सा गलत अंदाज में अल्लाह ताला पे तवक्कल करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फरमाया कि घोड़ा बांधे फिर तवक्कल करें। अब ये वजह आपने विट्रेक्टमी कर ली 2.5 लाख दे के, उसका ये मतलब नहीं कि आप इम्यून हो गया, कोई नजर बेहतर होगी, फिर भी अब डायबिटीज कंट्रोल करनी पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, वीजीएफ जो मटेरियल था वो दोबारा निकलेगा और वो आपकी नजर को फिर दोबारा से डैमेज कर देगा। तो इसलिए ये कोई गारंटी नहीं कि आपने ऑपरेशन करवा के भी आप इम्यून हो गया आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के सकते। तो ये आपकी एक जो एंड स्टेज हमारी जो एक कह लेंगे ट्रीटमेंट प्लान है। अच्छा, अब जो अभी जो इमर्जिंग, अब देखें बहुत सारी अब आई में आते हैं, तो बहुत सारे जाहिर माशाल्लाह सारे हमारे सीनियर कलीग बैठे हैं, दे आर सम और द अदर कनेक्टेड विद द ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल ये इस चीज़ का बड़ा रोल है आने वाले दौर में। तो मैं एक ब्रीफली बताता हूँ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को मैं बताता गाजीपुर टाउन में जो किया था, उसमें ये हुआ था कि पेशेंट को हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स को और जीपीस को हमने वेट लैब के थ्रू ट्रेन करके वो मोटिवेट करते थे, पेशेंट को म्यू हॉस्पिटल में भेजते थे। तो म्यू हॉस्पिटल में वो चीज तो लंबी थी, लेकिन सिर्फ हमने सिर्फ अपने जो है अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये वर नॉट डॉक्टर, ठीक है ना, असल में टेक्नोलॉजिस्ट को बिठाया हुआ था, कैमरा देखती, उसको नॉर्मल डिफेंडेंस कैमरा कहते हैं, 3 मिनट में तस्वीर हो जाती है, ठीक है। तो तस्वीर से क्या करता था, आया छठ तस्वीर ली और तस्वीर से उन्होंने बता दी कि पेशेंट की नॉर्मल है,
फाइंडिंग या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर हम उस प्लान के साथ हमारे पास शिफ्ट कर देते थे। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। आई में बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और ऑफ कोर्स महंगी भी मशीनरी महंगी है। इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के या डायबिटिक मैकुलर एडीमा के आपने 1000-1500 पेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो दैट बेसिकली इनकॉर्पोरेट ने क्या किया कि 1000-1500 पेशेंट की तस्वीरें ली, पहले उनको एनालाइज किया, उसको अंदाजा हो गया कि किस किस तरह की फाइंडिंग है। फिर अब क्या हो गया कि वो सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि जब आप उसके बाद जो पेशेंट लेंगे उन पेशेंट की फाइंडिंग लेंगे, बजाय इसके कि वो आबिद साहब के पास आए, ठीक है, वो मेरे पास या मेरे पास आए, वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर खुद कंप्यूटर आपकी फाइंडिंग निकाल देगा इस पेशेंट को इस ग्रेड की डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये इस तरह का मैकुलर एडीमा है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विद द यूज ऑफ मशीन जो है आपने डायग्नोसिस की बदल ली, और ये अब सॉफ्टवेयर जो है जो इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये चीजें चल रही है, ठीक है। बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक तो मैंने बात की कि नॉन मिडेटेड फंडस कैमरा है ना जो हमारे पास है, उसमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो विदाउट डायलेटेशन। वैसे देखें आपने पेशेंट आएगा तो क्या होगा, तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा तो उसको डिलीट करने में लग जाएगा और उसको 6 घंटे उसका इफेक्ट रहेगा। हाँ जी ऐसे ही, ठीक है। उसमें ये कि ये आपका उसने तस्वीर ली और ग्रेड भी कर दी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपके लिए स्लाइड है। अगर आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे इवन जो अपने जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड फोन। वो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई ऑप्थेल्मोस्कोपी की तस्वीर ले ली, उसके साथ सिलेक्ट्रम के साथ अडाप्टर लग जाता है, एंड्रॉइड के साथ तस्वीर ली, ठीक है, या मोबाइल से किसी भी तरह से तस्वीर लेके उन्होंने व्हाट्सएप में कर दी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसी वक्त में उसकी फाइंडिंग देख के उसको मैं एडवाइस कर दूंगा इस पेशेंट का क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, या ट्रीटमेंट करनी है, इंजेक्शन है, लेजर है, जो कुछ भी है। तो दिस इज हाउ द टेलीऑप्थेल्मोलॉजी वर्क्स है। अगर आफताबाद में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पहले तो अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, अब ये तो दो सीटें, पहले तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है वो खाली रहा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे। इस तरह मंडी बाउद्दीन को अगर आप देख लें, उसमें होता ये कि अगर उन एरिया में अगर आप BHQ लेवल पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड करके, ठीक है, और ये बड़ी सस्ती सस्ती डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, इसकी एग्जैक्टली कीमत मेरे ख्याल है 1000 मेरे ख्याल है, हाँ जी, ठीक है। वो आप अडाप्टर लगा के सिर्फ तस्वीर लेके किसी भी एंड्रॉइड के साथ है, उससे क्या होगा, आप किसी को आप BHQ में बैठे हुए हैं तो BHQ के लेवल पे बैठ के आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट को डायग्नोज करके उसको अकॉर्डिंगली चाहे रेफर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह बाहर के ममालिक में जब दो चीज़ें जो बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, वो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के उसने कैमरे में तस्वीर ली है, खुद ग्रेड भी कर दी है, डायग्नोज कर दी है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने सिर्फ कोई भी एंड्रॉइड को आप 20-25 हज़ार का उससे तस्वीर ली है, आपने आगे शेयर की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मेन सेंटर में बैठा हुआ है, उसने आपको डायग्नोज और उसको ट्रीटमेंट प्लान बता दिया। तो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोल ऑफ टेलीऑप्थेल्मोलॉजी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितनी आपकी स्क्रीनिंग टाइट होगी, जितना आपका अर्लियर स्टेज पे डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, जो डायग्नोसिस अच्छा होगा, तो आप अल्टीमेटली जो डिजास्टर्स और उसके जो डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है या उसकी जो डेवस्टेशन है उससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइस है और ये भी कुछ अर्सा पहले ही अभी आई है। हमारे अपने जो रेजिडेंट्स हैं, ये इसकी एग्जैक्ट जो तकरीबन 16-17 हज़ार के करीब डिवाइस है। अब तो मैं अपनी जो हमारे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो भी मैं इनकरेज करता हूँ कि जरूर लें। हमारे पास 20-22 स्टूडेंट्स का एक बैच आता है, तो वो 1000 रुपया डाल के भी इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। पहले होती थी 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक जाती है, अब ज़ाहिर डॉलर की जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से। अब ये छोटी सी डिवाइस है, ये आपके मोबाइल से भी छोटी डिवाइस है, ठीक है ना, छोटी सी डिवाइस है और इसके कई फंक्शन हैं। आप सामने कार्निंग से भी तस्वीर ले सकते हैं, ठीक है, और इससे आप ये देखें नहीं, अब ये तो कोई भी बंदा ले सकता है, जिस तरह हमारे रेजिडेंट उन्होंने इस तरह देखें, ये एंड्रॉइड के साथ, ये मैं डॉक्टर अब्दुल बासित को कहूँगा कि वो अपने ये जरा एक्सप्लेन कर दें जरा हमारे पैनलिस्ट। हाँ, बेसिकली ये डिवाइस है कोई इसमें नासर साहब का, मेरा या
वो इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट जो है ना एक अच्छी डिवाइस है। बेसिकली ये डिवाइस आप अडेप्टर के साथ, आपके पास कोई भी फोन है जिसके कैमरा है, उसके अडेप्टर इसके साथ मिलता है, उसके साथ आप लगाकर ये तस्वीरें जो ली गई हैं, ये आपको डिस्क नजर आ रही है, ये आर्किड्स नजर आ रही है, ये इस डिवाइस के साथ इजीली जो है आप डायलेट करेंगे पहले पेशेंट को, और उससे इसके साथ इजीली हो जाएगी। अब इस तस्वीर के साथ अगर आपको खुद एक्सपर्टीज है, आप खुद इस पे कर सकते हैं, आप जो है ना किसी अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजकर उसकी ओपिनियन इससे ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है 16-17 हज़ार की जो है ना ये डिवाइस है। तो पर्सनली मेरा ख्याल है कि मनी वेल स्पेंड जो है ना ये उसमें अगर, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने रेजिडेंट के लिए बात की है उससे, जैसे थोड़ी सी 2-3 बार इसका रेट और ज्यादा है, लेकिन हमने कोई 7-8 महीने इकट्ठी उनसे ले रहे हैं, तो उन्होंने कितना, हाँ 15,000। उसमें ये कि ज़ाहिर है उसका ये हो सकता है कि आप लोग इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। 1.5 लाख की देखिए, वो आपको कोई बंदा है वो ज़ाहिर है आपको सोचेगा। उसमें जिस एक मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी तो ज़ाहिर है ऑफकोर्स वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पहले ही थर्मोस्कोप होगी, क्योंकि इससे पहले चाइनीज थी। उससे बेहतर ये इसमें चार्जर भी, जिस तरह आप इसको कैरी कर सकते हैं। स्पेशली मैं खुद एक तारक भाई पता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलमुस्तफा सुजान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे कैंप्स में हमें बड़ी आसानी होगी। पहले वो थर्मोस्कोप लेना, उसको चार्ज करना, बैटरी, जिसका को मैंने चार्जर आपका जो सिंपल एंड्रॉइड वाला चार्जर इसको लग जाता है। और इसमें ये की एक और चीज़ है कि इसमें आपकी जो एज ए ऑटोस्कोप भी यूज हो सकती है, ठीक है ना। और भी इसके मल्टीपल फंक्शन, सोलर चार्जिंग भी इसकी हो सकती है। की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने अपनी टीम के साथ जो है ना इसको बनाया। कोई 2-3 साल ही हुए हैं मार्केट में, जो है ना ये हमारे पास रिसेंटली जो है ना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। वो इनको तो फ्रैंकली, क्योंकि ज़ाहिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की तो मजबूरी होती है ये, क्योंकि सीधी सी बात है कास्ट ज्यादा थी पहले थर्मोस्कोप की, ये रुके हुए थे, खरीद नहीं रहे थे। तो इन्होंने देखो जब मार्केट में, तो मैंने इसलिए एडवाइस की कि सस्ती है और आपकी इजीली यूज हो जाती है, फंक्शन बहुत ज्यादा है। इसमें आई के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे प्रोसेस है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं। ये इस तरह होता है जी कि कई दफा जब आपको पता चलता है ना अच्छा, बाकी देखिए डायबिटीज, जिस तरह सर ने बात की कि डायबिटीज इज नॉट ए सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है। पेशेंट को जल्दी कैटरेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया, और कैटरेक्ट बन जाएगा तो वो एक अलग एक ट्रीटमेंट प्लान उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने जो बात शुरू में की थी कि दिस इज मेजर चैलेंज फॉर कम्युनिटी एज वेल एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए इसलिए ये चैलेंज है कि देखिए बहुत बात आता है मेरे पास, फॉर इंस्टेंस अब कई जगह पे जैसे आपके पास 20 स्कैन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, जिसका पिछला पर्दा, नूर वाला पर्दा नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन आई थी। उसमें क्या हुआ, मेरे पास पेशेंट आया, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने ऑपरेट कर दिया, पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई, क्योंकि कैटरेक्ट की वजह से नजर नहीं आ सकी फंडस एग्जामिनेशन से, ठीक है। उसको हम बेस बी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वो ऑपरेट कर दिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट सर्जरी में रिस्क लिखा हुआ था, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वर्स हो जाएगी, पेशेंट की नजर बेहतर होने के बजाय खराब हो जाएगी कैटरेक्ट सर्जरी की वजह से। फिर ये कि आपने देखा होगा कि शुगर वाले मरीज, जो शुगर वाले मरीज हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि उनके जख्म नहीं भरते, आपने सुना है, इस तरह ये शुगर वाले मरीजों में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अनफॉर्चुनेटली ये एंडोसल्फाइटिस का इंसिडेंट थी, इंफेक्शन ऑफ ऑल द कोर्स ऑफ द आई बॉल। पहले ये इस तरह की एंटिटी थी कि इसको ट्रीट करना मुश्किल था, इसका मतलब ये कि ब्लाइंडनेस, ठीक है। लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़ाहिर जिस तरह विट्रेक्टमी हम करते हैं, अब ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर पेशेंट हो तो वी कैन सेव द आई एंड द विजन एज वेल। ये देखें ऑप्टिक नर्व अगेन, इसको एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये जो जिन पेशेंट को डायबिटीज हो, जिन पेशेंट को डायबिटीज होगी, ठीक है, उन पेशेंट को ये एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का चांस है। देखें आपको सिवाय जो ऑप्टिक डिस्क है जहाँ से वेसल निकल रही है, इसके अलावा बाकी सारा एरिया नॉर्मल है। ये वाइटिश एरिया आपको नजर है, इसमें तो ऑप्टिक डिस्क उड़ गई है, इसको एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मतलब कि पेशेंट की विजन नहीं होगी, ठीक है, ये कम होती जाएगी। ये डायबिटिक पेपिलोपैथी, जब आपने दोबारा ऑप्टिक नर्व की बात की थी सर ने, ठीक है, तो ये बाकी सारी ये डायबिटिक, इसमें सिर्फ ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है।
अच्छा, कई आपने डायबिटिक पेशेंट देखे होंगे कि अक्सर आप 55 है पेशेंट की एज, पेशेंट आ जाएगा जी कि मेरी आंखें टेढ़ी हो गई हैं, पता लग गया कि शुगर की वजह से हो गया है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो स्क्वींट जो टेढ़ापन अक्सर आप बच्चों में आमतौर पर देखते हैं कि बच्चों में, ठीक है ना, लेकिन ज़ाहिर है इस एज में हो गया, उसकी कॉमन काज भी ये है कि आपका अनकंट्रोल डायबिटीज है, ठीक है। तो ये सिक्स नर्व आंख अंदर की तरफ मुड़ गई, ये आपके आगे थर्ड नर्व पैल्सी हो सकती है जिसमें मल्टीपल मसल आपको इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये थर्ड नर्व जो है ये रिलेटिवली डिफिकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। और ये फोर्थ नर्व है, पेशेंट अक्सर कंप्लेन करेगा सीनियर इंस्पेक्टर ये होता तो उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दो दो चीजें नजर आती हैं। ये सर जो ग्लाकोमा की बात कर रहे थे, एक्स्ट्राकुलर मसल पीरियड ओब्लिक, अगर आप उस डेप्थ में नहीं क्या जान सकते, ये जो आप ग्लाकोमा के देखिए ना, सिर्फ जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, मैं बड़ा खुश हो गया जी कि मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेजर या इंजेक्शन से कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया पेशेंट को देख के। ये क्या हुआ कि ग्लाकोमा दो तरह से होता है, एक ओपन एंगल ग्लाकोमा और एक न्यूवेस्कुलर ग्लाकोमा होता है। तो अगर वो ग्लाकोमा मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल कर ली लेजर लगा के, इंजेक्शन लगा के, जो विट्रेक्टमी एंड स्टेज जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, लेकिन दायरे अगर मैं उसको ग्लाकोमा को मैनेज नहीं कर सका तो पेशेंट फिर भी ब्लाइंड है। ये ग्लाकोमा भी तकरीबन 11% के करीब इसका इंसिडेंस है एज रिगार्ड ऑफ ब्लाइंडनेस। तो पेशेंट क्या होगा अगर ग्लाकोमा, ये भी क्या हुआ डायबिटीज की वजह से, और आम बंदे को एक तरह का ग्लाकोमा होता है, इसको डबल, ठीक है ना, डबल रिस्क होता है। ये वो न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा था, ये न्यू वेसल थी ना, जिस तरह मैंने न्यू वेसल के गुच्छे आपको रेटिना पे दिखाए, ये आप लोग खुद कई टाँच भी नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है। ये आकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम, ये भी एक ब्लाइंडनेस की वन ऑफ द काज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है कैरोटिड आर्टरी में, और कैरोटिड आर्टरी आपको पता है आगे जाके ऑप्थेल्मिक आर्टरी बनाती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे जाके क्या करती है, सेंट्रल रेटिना आर्टरी, सेंट्रल रेटिना आर्टरी उड़ गई तो आपकी नजर उड़ गई। तो ये भी वो चीजें देखिए ना, ये सारी चीजें जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जा रही है। अब देखिए वो हमने आपको हार्ड एक्ट जो सारी चीजें दिखाई, ये पूरे का पूरा रेटिना ही भरा हुआ है हेमरेज से, ठीक है। अब ये जाहिर है ऑफकोर्स हम खुद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डायग्नोस करेंगे, इसमें वेन्स वगैरह डायरेक्टेड कर, ये बल्कि थोड़ा सा क्लू हो भी सकता है कि जिसमें इतने ज्यादा हेमरेज आ जाए वो समझ कि वेन एक्लूजन है। और ये वेन एक्लूजन भी क्या हुआ, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस है, चाहे कोई एम्बोलाई आया है, चाहे कोई आपका क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लीडिंग या एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो ये आपका रेटिनल वेन एक्लूजन ड्यू टू डायबिटीज की वजह से है, ठीक है। ये एक और उसमें थोड़ा सा एक लेस एडवर्स फॉर्म कह लें, ये ब्रांच रेटिनल वेन एक्लूजन है। ये सेंट्रल रेटिना आर्टरी, जिससे पहले हम जो ऑप्थेल्मिक से आगे फिर इंटरनल कैरोटिड और फिर सेंट्रल रेटिना आर्टरी, ये एक टिपिकल चेरी रेड स्पॉट आपने बिल्कुल जरूर आपको याद होगा जो बच्चों में कई और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बन जाता है, तो ये भी ब्लाइंडनेस की जाए। ये भी अगर सेंट्रल रेटिना आर्टरी एक्लूड होगी तो 24 घंटे के अंदर अगर आपने मैनेज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड फ्रॉम दैट आई। और कुछ नहीं होगा, तो जो एपिथेलियम कार्निंग के 5 सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज एपिथेलियम। तो एपिथेलियम में क्या होता है, एपिथेलियम के जो जंक्शन है उनको हेमिडेस्मोसोम्स कहते हैं। जो जंक्शन एक दूसरे से जो डिफरेंट एपिथेलियम में सेल्स मिले होते हैं, तो क्या हुआ वो इफेक्ट करती है डायबिटीज, तो क्या हुआ आप अल्सर बन जाएंगे, और ये भी ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएगा पेशेंट, ठीक नहीं होते, पेन भी होगी, रेडनेस भी होगी। अगेन ये कार्नियल अल्सर है। अब इस पेशेंट का इस वक्त जो है वाहिद हल ये है केराटोप्लास्टी है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और अब ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है कार्निया डोनेट करने के, जिस ईटी साहब ने किया, बाहर के ममालिक में जैसे अमेरिका या श्रीलंका से मंगवाना पड़ता है, तो अब डॉलर की कार्निया खर्चा जो है 3.5 लाख के करीब है, सारी ट्रांसपोर्टेशन के कस्टम चार्ज होते हैं। ये आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ब्लेफराइटिस हो जाएगा, ये अगेन ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये अगेन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। और इसमें देखिए ये म्यूकोर माइकोसिस है, ये आपने देखा कोरोना के कई पेशेंट्स को भी ये म्यूकोर माइकोसिस हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता है फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें आपके ओरोफेरेंक्स और नेसोफेरेंक्स में जो गैंग्रीनस एलिमेंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एश कट, ठीक है। और ये
जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, लाइक जैसे डायबिटिस डायबिटिक वगैरह में ये पेशेंट जो है दे इन्फेस्ट विद द फंगल इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, बाहर निकली है, टोटल मूवमेंट ब्लॉक होगी, इसको ये कहते हैं, और पेशेंट विद एंड अप विद द ब्लड, हाँ फंगस, हाँ ठीक है। और ये कि सिर्फ चले आई तो एक साइड पे चली गई, ब्लाइंडनेस होगी, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और इसके अलावा दैट साल भी एग्जैक्टली तकरीबन 4 बजे खत्म हो गया है। तो वो जिस तरह आबद साहब थोड़ा सा ये इस पे रोशनी डालें। तो सर ने पहले भी बताया, विटामिन ए जो है ना वो प्रोडक्शन करते हैं रार्सकोन्स के लिए, जो मैकुलर एरिया के ऊपर है, उसके लिए तो वो चलो सेंट्रल विजन को इम्प्रूव करेंगे, वो तो किसी पेशेंट की भी कर सकते हैं। जैसे रेटिना डिस्ट्रिग्मेटोजा है, जो पैदाइशी बच्चे वीक हैं उसके लिए कुछ प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये जो डायबिटीज है ये तो डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी हो रही है, तो वो उसको डायरेक्टली कोई इस तरह इफेक्टिव नहीं है। एज ए टॉनिक आप यूज कर सकते हैं, डायबिटीज को आप कंट्रोल करेंगे ही तो रेटिनोपैथी हमारे रिनोड सर्जन है हॉस्पिटल के, तो बल्कि इनकी एक प्राइवेट लिस्ट थी, उस मैंने रिक्वेस्ट करके इनको रोका। तो इसमें मैडम ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, लेकिन वो बात हुई कि इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जी जी जी। जो नहीं हाइपरटेंशन की वजह से आप कह रहे हैं, बड़ा हाँ हाँ जी, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि मैं अगर नेक्स्ट कभी हुआ ना, तो जिस तरह वेस्कुलर डिजीजेज, जब ये जो मलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, जिस तरह ये मैडम ने गेस्टेशनल डायबिटीज, उस टॉपिक को भी किसी कवर किया जा सकता है। सर उसमें ये कि जो डायबिटिक में तो ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, जो आपके जो हाइपरटेंशन है ना, उसमें बेसिकली आप ये कह लें कि उसमें जो उसकी एडवांस फॉर्म हमारे पास आती है वो मलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। उसमें रेटिनल डिटैचमेंट इज वेरी रेयर, अगर हो भी तो और रीजन की होगी, वो आप उसको एक्सुडेटिव, वो जरा अक्सर में टर्म आ जाती है, एक्सुडेटिव इन नेचर, तो एक्सुडेटिव फ्लूइड की वजह से होगी। उसमें बेसिकली जो आपको साइन मिलेंगे ना, जिस तरह पेपिलरी एडिमा डिस्क बड़ी हो जाती है ना, डिस्क स्वोलन हो जाएगी, आपकी जो आर्टरीज आर्ट्रियोज जो बिल्कुल नैरो हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, उनको सिल्वर वायरिंग कहते हैं। और मैकुलर एरिया के गिर्द जो है एक्सुडेट, जिस तरह मैकुलेशन बात उसके स्टार की शक्ल में एक्सुडेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा कभी कह लें कि उसमें आपको डिटैचमेंट नहीं है, ठीक है। कार्निया को उसमें सर देखिए, बिल्कुल उसमें हम इस पर बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह, बल्कि हमने सर को शायद पता होगा कि म्यू के फोरम से हमने कोशिश की, इवन रिलीजियस जो हमारे कुछ एंटिटीज हैं और कुछ पॉलिटिशियंस को गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके कि किसी तरह लोगों को एक ट्रेंड बढ़े कि कार्निया डोनेट करने का। लेकिन जाहिर है सम और जिधर हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ठीक है, उस वजह से फिर जाहिर लोग इसमें वो इस तरफ नहीं आते। अगर हम मोटिवेशन करेंगे, जिस तरह ईदी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, या और कई लोग जिस तरह बीच में इस कार्यशाला में हिस्सा लेते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। और ठीक है ना, आपको इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर दैट, एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये जाहिर होता है कि जितना आप लेट करते जाएंगे, आपके जो टिश्यूज है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उस वक्त आप लेट करेंगे कि आप निकालेंगे, तो उस वक्त जो है उसका फायदा नहीं होता, ठीक है। उसको इमीडिएटली निकाल कर प्रिजर्व भी करना है। सोल्यूशन होते हैं जो उसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कार्निया में याद रखेंगे, सबसे नीचे वाली लेयर होती है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम को आपने स्पेशल सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, उसमें प्रिजर्व करना है। अगर वो प्रिजर्व नहीं होगा तो वो पेशेंट आप समझिए कि वो कार्निया जाया चला गया। वो उसमें जो आप आपकी कह लें कि आमतौर पे वो अक्सर जो बीच में आई को निकाल के, लेकिन क्या होता है, हमें जो वो भेजेंगे ना, जैसे वो सिर्फ एक स्क्लेरल जो शेल्फ होगा उसके साथ काटने लगा होगा, और वो प्रिजर्व रहता सोल्यूशन। जी जी वो ज्यादा तो बाद में कुछ नहीं आते, जितना आप कह रहे हैं, वो
कार्डियो बेसिकली आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके रिलीजियस उनके रिचुअल हैं तो वो डोनेट करते हैं लोग। उस वजह से ये होता है कि वो इंसानों के होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि उसमें जिस तरह ये सारे लोग हमारे साथ करते हैं, हम इसको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे जो टीचिंग एडवर्टाइज फार्मर का स्कीम चला रहा है वो डोनेट करते हैं। उसमें होता ही कि पैरामीटर की तरफ आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अगर एंडोथीलियम जो है जिसमें काउंट कम होगा, हम काउंट का सेल भी काउंट करते हैं, उसमें काउंट लिखा होता है, उसको स्पेकुलर माइक्रोस्कोप से काउंट करके वो बताते हैं कि इतने सेल हैं। अगर जैसे नजम को पता होगा कि अगर लाइट आप ये कह लें कि 2000 से नीचे आएंगे, उसका उस पेशेंट का अगर हम कार्बन लगाएंगे उसमें जो रिलेटिवली शायद चांस जो है कम हो वो टेकअप कर सकते हैं, उसको विजन इंप्रूव होना है। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग उसमें स्टरलाइजेशन है, उसका सोल्यूशन है, उसका नंबर ऑफ सेल्स हैं, और फिर दूसरा हाँ वेरी गुड कि आपके जो हो सकता है उसके इंफेक्शन डिजीज एड्स, ठीक है ना, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। तो अमेरिका वालों की सीधी सी बात है कि वो हमसे ज्यादा अच्छे इंसान है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऊपर डॉक्यूमेंट होती है, कितने दिन कितने घंटे और किस क्या डिजीज थी और नंबर ऑफ सेल्स ईच एंड एवरीथिंग। अल्ट्रासाउंड का आप सब अल्ट्रासाउंड का ये है कि जब आपका विटस हेमरेज आ गया और आपका व्यू नहीं आ रहा, जब तक तो व्यू है या डेंस कैटरैक्ट है तो हम वो तो फंडोस्कोपी से जैसे आपको लिखा है वो देख लेंगे। डेंस कैटरैक्ट है उसमें अल्ट्रासाउंड करना होता है, उसमें ये देखते हैं कि टेक्सचर रेटिनल डिटैचमेंट और विटस हेमरेज को बेसिकली, तो वो स्कैन के ऊपर आ जाता है कि विटस कैविटी है वो क्लियर कट आती है, जैसे हेमरेज होगा तो वो ब्लैकिश शेडो आएगा। और टेक्सचर रेटिनल अटैचमेंट में ग्रॉसली आपको बताता हूँ कि वो रेटिना बिल्कुल पीछे अटैच होगा, जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड होगा तो उसके ऊपर आ जाएगा कि डिस्क के ऊपर अटैच होगा, बाकी वो फ्री चाइल्ड मूवमेंट आ रही है, तो उससे हम देख लेते हैं कि व्यू तो है नहीं लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हम बताते हैं कि यार पीछे ये इशू आ रहा है। इन शॉर्ट एक लाइन अगर आप पूछें ना जैसे जहाँ पे आपको जैसे बात कर रहे थे बात कर रहा था, जहाँ पे आप पीछे जो एग्जामिनेशन से नहीं देख सकते उस जगह पे अल्ट्रासाउंड का काम है। Doctor, thank you very much for an excellent presentation. कोई क्वेश्चन आप लोगों ने और आप लोगों के जहन में है तो कर लें, मेरा ख्याल है आप लोगों ने काफी गेन भी किया और पीछे वाला याद भी आ गया होगा। सर उसमें देखिए वो एक जो ना जिस तरह बासत साहब ने बिल्कुल ऐसे कहा ना कि इसमें हमारा को फाइनेंशियल अपना इंटरेस्ट है, नहीं नहीं बिल्कुल वो हम लिंक आपको जरूर दे सकते हैं, और उसका ये कि अगर आप ज्यादा लोग लेना चाहें तो उसका सस्ती, जैसे उसकी मार्केट 17-18 हज़ार थी मेरे ख्याल में, तो हमें उसने 15,000 का 7 लोगों ने मेरे ख्याल में कहा था। हाँ नहीं नहीं सर उसमें होता ही हाँ ऐसे हाँ हाँ अच्छा उसमें ये कि वो मियाँ साहब जो है चाहे मुझे कहीं मैं उनको उस बंदे का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वो आपको खुद जैसे जैसे आपका जैसे आज लेक्चर हो रहा है ना, वो आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी आके दे सकता है, उधर आपको मौके पे आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऑनलाइन आया है डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऑलरेडी अकर, जो पहले से है तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग मेरे ख्याल में वो बात होनी चाहिए। डायबिटिक देखिए है ये बड़ा एक इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, मेरी आवाज माइक्रो एल्बुमिन यूरिया वगैरह। अच्छा ठीक है। इसमें देखिए ना जिस तरह मैंने जब शुरू में कहा था ना रिस्क फैक्टर वाला, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, दोनों में स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं और दोनों के रिस्क फैक्टर भी एक ही हैं। जैसे स्मोकिंग है, लिपिड प्रोफाइल अल्टर होगा या ब्लड प्रेशर वेरी करेगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल पुअर होगा, तो दोनों एग्रीवेट होंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये कि उसकी स्क्रीनिंग तो फर्ज है ही है, जब आपको नेफ्रोपैथी है तो वो तो फर्ज है कि आपने देखनी है, लेकिन इसका आप ऑलमोस्ट ये समझें कि वो एस्टैब्लिश फैक्टर के स्पेक्ट्रम में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होगी, तो इसलिए बिल्कुल उसको स्क्रीनिंग बिल्कुल आपको जरूरी है और उसको अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट होगी। ये खुरम वही साहब का क्वेश्चन था। डॉक्टर आबिद आप इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर शहीद जी बिल्कुल सही, साने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो जो रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी ये बिल्कुल एंजियोपैथी है, वेस्कुलर है, तो ये साथ साथ चलते, तो जैसे ही कोई नेफ्रोपैथी है तो साथ रेटिनोपैथी को भी उसी तरह कोड दें। हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसके RFT ड्रेन है,
तो बड़ा अनयूजुअल है कि रेटिना उसका बड़ा नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर फारिक महमूद मियां को दावत दूंगी कि वो आए और लेटेस्ट अपडेट्स भी दें आपको। डॉक्टर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी जी जी। हाँ सर, उसमें देखिए हमने तो हमने तो ये तारक भाई को स्पेशल मेरे ख्याल है काफी हद तक हमने बड़ा मोटिवेशन हमने पीको में में एक तो सेमिनार भी की है कि लोग मोटिवेट हों किसी तरह डोनेट करने में। तो अगर इस तरह का हो तो देखिए उसका बिल्कुल हमारी अपनी टीम जो है कि हमारा जो अपना जो वार्ड जो मेरा यूनिट 2 में जो मेरा वाला वार्ड है, तो दे आर कमिटेड पीपल जो अगर इस तरह का ऐसा सिनेरियो हो तो दे वुड लव टू रीच एट द स्पॉट। देखिए अब व्यू हॉस्पिटल मतलब अपने हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, दिस इज द ओनली हॉस्पिटल अक्रॉस द लाहौर कि जिसमें आपको आई की इमरजेंसी हर वक्त अवेलेबल है, बाकी किसी हॉस्पिटल में अक्सर आपको रेफरल मिलेगा। तो इसलिए अगर इस तरह का हो तो ये तो देखिए एक ब्रेक थ्रू होगा और इसको यकीनी हम इसके मीडिया में हाईलाइट करेंगे कि यार ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है। वो चाहे मेरा नंबर दे दें, मेरा नंबर दे दें, ठीक है ना। इसी तरह लेकिन उस तरह का वादा ना कीजिएगा कि एक बक्कर में तकरीबन 3-4 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई तो मुझे एक वो वहाँ का एक लोकल समारोह चाहिए जी किस तरह जी के वो हम आपको ना कुछ लोग डोनेट करने के लिए लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह जी कि हम आपको कार्निया डोनेट करेंगे जो इस तरह के लोग होंगे जो। तो आज तक मुझे कार नहीं आई, ठीक है। ये आमिर सईद की जल्दी आ जाएगी। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्ट इससे पहले कि मैं शुक्रिया अदा करूँ अपने पैनलिस्ट का और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। एक ऑब्जर्वेशन थी, हम जब ऑब्जर्व करते थे ना, एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि जो लोग आई में होते हैं यूजुअली बड़े हम्बल, बड़े सॉफ्ट स्पोकन और बड़े ही मतलब है कि ऑनेस्ट और टू प्रोफेशन। और ईएनटी में अनफॉर्चुनेटली दैट वाज उल्ट। तो आई में हमेशा ही वासिफ साहब हो गए, दौला साहब और ये इस तरह की यकीन साहब, इन पर्सनैलिटीज को हमने देखा है। तो मैं सर की इजाजत से सर 1 मिनट के लिए मुझे इजाजत सर ने बात करके कि बात इस हद तक ठीक है कि मैं खुद आई में आया ना जी। देखिए मैं आपको जिस तरह कोरोना की वजह से भी और वैसे भी जिस तरह के इस तरह के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा से ज़्यादा होने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटोर है ना जी हज़रत डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फरख हफीज साहब, तो ही वाज वन ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट। उन्होंने 4.5 लाख से ज़्यादा फ्री ऑपरेशन की, फ्री ऑफ कॉस्ट 4.5 लाख से ज़्यादा, दैट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने कभी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया एंड अबाउट 10 to 11 मिलियन पीपल वर स्पिरिचुअली बेनिफिटेड बाय हिम। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो आई की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी बुक है इस वक्त जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, तो वो मैंने डेडिकेट भी उनको की है। और वो इस तरह की वो उनका अगर आप कहें तो वो बात जरूर। एक चूंकि हमारा ये डायबिटीज का कोर्स चल रहा है तो अब फैमिली फिजिशियन बहुत ज़्यादा केस डायबिटीज के देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने अफ्तरमस को बताया मैं आपसे शेयर कर लूँगा नंबर, तो वो कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठी ले लें। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम आई को नहीं देखते तो फिर मेरे ख्याल डायबिटीज की प्रैक्टिस में लैक्यूना रह जाएगा और उसमें फिर थोड़ी तकलीफ आपको देंगे कि वो आपसे शेयर किया करेंगे। तो जो भी अब नॉर्मेलिटी हो फिर वो हम आपको सर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए वी आर ऑलवेज देयर। और जिस तरह हॉनेस्टली स्पीकिंग कि मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं कि जाहिर है मैं चैरिटेबल सर्विसेज के क्रॉस पूरे पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता हूँ। तो जो आप जैसे हमारे भाई हैं ये एक हमारा जो हेल्थ का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो आप बहुत सारी जो परसेंटेज है और फिर सीधी सी बात है मैं आपको हॉनेस्टली बताऊँ, मेरे पास कभी कभार अगर कोई आप में से कोई पेशेंट कभी कोई भेजता है तो यकीन माने कि वो खुद बड़ा फीडबैक लेते हैं कि आप पेशेंट कैसा है, अब इसका आगे फर्दर प्लान क्या होगा। तो उसमें एक उनका कंसर्न शो करता है और फिर पेशेंट का भी उनके ऊपर उतना ही ट्रस्ट होता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की होगा तो उसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखते। जितना आप फीस वाला काम करते हैं उतना आपका काम हर तरह से बढ़ता है। तो आप जो भी शेयर करेंगे दैट विल बी प्लेजर, वो एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू। जो हमारे ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा 2 मॉड्यूल्स में हमारी वॉइस का प्रॉब्लम आया
तो हम इंशाल्लाह आज रात को पिछले जो 17 मॉड्यूल्स हुए हैं वो सारे उनके लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आप जो कोई सुनना चाहे वो प्लीज़ उसको क्लियरली आप सुन लेंगे। तो इसलिए वो प्रॉब्लम जो आपको पेश आया उसके लिए हम माजरत खाएं, लेकिन वो इस तरह से रिड्रेस हो जाएगा। बाकी हमारी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक पीसी लाहौर में होने जा रही है। उसमें हम जितने लोग डायबिटीज़ में यहाँ पे आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम उसमें रजिस्टर करें, और उसमें डायबिटीज़ का एक पूरा सेशन भी है, तो उसमें भी आपको इनवाइट करेंगे। तो आप अपने बाकी दोस्तों से भी कहेंगे ये 4 दिन का ज़बरदस्त एक प्रोग्राम होगा, तो उसमें ज़रूर आइएगा। बाकी इंशाल्लाह हमारी सर ये कि मेरे सर से इतनी मेरी नेटिव प्लेस और इनकी प्लेस और इनकी मोहब्बत की है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक वेट लैब उधर पीसी में करवा देंगे और थैलमस को हम अपने पास से ले आएंगे, और आप पेशेंट डिलीट करके कुछ वॉलंटियर एक दो या पेशेंट वो आपको कहिएगा, वो हम आपको बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उधर एट द स्पॉट, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं जबरदस्त जबरदस्त, बल्कि ये है कि जी वो एक 1 वीक उसको कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस आ गई तो उसमें ये। और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह फ्लड के लिए हम 2 जगहों पे सिंध में और जनूबी पंजाब में अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है रिहाइश का, तो वो उसलिए थोड़ा सा डिले हमारा हुआ। तो अभी हमारी 2 NGO से बात हुई है, तो एक हमारी जो जेलम चैप्टर है वो आप अंदाज़ा करें खैरपुर में गए, तो उन्होंने जो मेरे साथ किया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे किस कदर एक पहले ही सिंध में बड़ी हालात ख़राब थे, लेकिन सैलाब ने जितना सिंध को किया ख़राब इतना शायद ही किसी सूबे के हुआ हो। और वो बेचारे बिल्कुल, और मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक कोई ख़ानदान था, उनकी वो करियाने की दुकान थी, वो सारी बह गई। 3 दिन से वो लोग भूखे थे, चूँकि लोग जो थोड़े से अदरवाइज वेल ऑफ थे वो बाहर निकल के हाथ भी नहीं फैला सकते, तो लोग दूसरे जो मांगने वाले होते हैं वो जाके झगड़ के भी ले लेते हैं, तो उन लोगों तक नहीं पहुंच सका था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि NGOs के जरिए कि वो लोग जो कि अंदर बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। सर इसमें मैं अगेन सॉरी कि आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माय अपॉलॉजी। अच्छा, इसमें हमने किंग एडवर्ड के साथ, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल के साथ हमने जो ना एक लाइजन किया, अल मुस्तफा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी, हमने तकरीबन 1 मिलियन का सामान उनको दिया, ट्रांसपोर्टेशन उनको दी, और जैसे किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हमारे मेरे अपने स्टूडेंट थे, उनको मैंने भेजा तकरीबन 25-30 के करीब स्टूडेंट जो डॉक्टर का हमने देखे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हमने मुस्तफा फ्री दी, रहाइश फ्री दी। अगर ये मेरी तरफ से ऑप्शन है, आप चाहे हमारे साथ MOU साइन कर लें, उससे ये होगा कि हमको ट्रांसपोर्ट जो है और जो बाकी राशन या डिस्ट्रीब्यूशन करा या रहाइश वगैरह वो हम आपको फ्री दे देंगे। बिल्कुल, तो अगर इसमें हो तो आप लाइजन कर जी जरूर। ताज जो हिसाब से मैं गुजारिश करूंगा कि कोई मजीद इसमें ऐड करना चाहे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब का और बाकी पैनलिस्ट का और ऑडियंस का स्पेशली। हम चूँकि हर साल ही फैमिली कॉन में डायबिटीज वर्कशॉप करते हैं, तो इस साल जैसे डॉक्टर साहब ने हमें एक ऑप्शन दिया, तो वहाँ पे आपको थैलेमोस्कोपी और फंडोस्कोपी का अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो जाए, दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन आवर मोटिवेशन फॉर फैमिली फिजिशियंस। तो मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब अगर हम इसको हैंड्स ऑन में डाल के तो डॉक्टर साहब से गुजारिश करें तो हमें वो काफी दैट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। वो हम मीडिया से डायलेटिंग ड्राफ्ट पे ले आएंगे, ऑप्थेल्मोस्कोप भी अपनी ले आएंगे, हमारे जो लर्नर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं हम सारे जितने भी लोगों को ले आएंगे, तो हम उसको आपको हैंड्स ऑन डेमोंस्ट्रेट करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे इन्होंने ये अभी छोटी फंडोस्कोप दिखाई हमें, तो अगर हम हमारे वो लोग जो किसमें इंटरेस्टेड हो तो इसको भी हम उसी का एक पार्ट बना के, तो वहाँ पे अगर वो जो है मैन्युफैक्चरर्स आ जाएं और हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दे दें, तो दैट वुड बी अनदर एनहांसमेंट। बिल्कुल वो हो सकता है। तो इससे ये होगा कि चूंकि मैं बेसिकली डायबिटीज प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम है इस प्रॉब्लम का। तो आई इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड कॉम्प्लिकेशन। हम लोग भी जब पेशेंट्स को देख रहे हैं, हम उसका फुट देख रहे होते हैं, उसके गुर्दों के यूरिया क्रिएटिनाइन
ये वो उसका लिपिड प्रोफाइल हर चीज़ A1C करवा रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम उनको ये कहते नहीं कि एनुअल आप डायलेटेड फंडोस्कोपी कराएं, या फिर हम अगर कहें भी तो पेशेंट इसको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देता, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जवाब भी होता है कि डॉक्टर साहब हर चीज़ तो ठीक चल रही है, तो मैं ऑब्वियसली सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन अ पुअरली रिसोर्स कंट्री लाइक आवर्स, ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इवन देन हमारा फर्ज जो है वो ये है कि पेशेंट को टाइमली रेफरल, लेकिन जब हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोप खुद होगी और हम थोड़ा सा सूरत हाल की संगीनी का एहसास करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा रेफरल उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। शुक्रिया।